नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज के लिए अगर हम बात करें तो आज की जो क्लास होगी आपकी वो चौथा पेपर है, फोर्थ पेपर है आपका भाषा, संज्ञान और समाज, प्रथम वर्ष का। यह पेपर जो होता है साथियों 35 अंकों का होता है, ध्यान रखना 35 अंक का होता है। और इसमें आपको पास होने के लिए 14 अंकों की आवश्यकता होती है। कितने? 14 अंक चाहिए साथियों पास होने के लिए, है ना, 40%। इसकी समय सीमा की अगर हम बात करें तो ये 2 घंटे का होता है। कितना? 2 घंटे का पेपर होता है ये भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ और पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। ठीक है भाई, 1 अक्टूबर 1953 में। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि नियम के लिए प्रसिद्ध है, ये कथन किसका है साथियों? तो आपको याद रखना है, कथन है ग्रासमन का। किसका कथन है? ग्रासमन का कथन है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय जनता के द्वारा असहयोग आंदोलन कब और किसके विरुद्ध चलाया गया? तो भारतीय जनता का जो आंदोलन है, भारतीय जनता आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन था और ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन कब? 1921 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग में क्या अंतर है? ये दोनों वर्ग आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो लोग जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर रहते हैं उन्हें तो हम मजदूर वर्ग कहते हैं, और जो लोग दूसरे के श्रम को खरीद करके अपने हक में उसका उपयोग करते हैं उसे हम बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, भाषा और लिपि में प्राचीन कौन सी है? तो ध्यान रखना आपको, भाषा प्राचीन है। ठीक है, भाषा प्राचीन है क्योंकि लिपि का आविष्कार तो भाषा के बाद में हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि और वर्ण इन दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले ध्वनि देखिएगा, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये आपने पढ़ी होंगी ना, अनाराम। तो ये सब जब हमारी बाघेंद्रियों के द्वारा निकलती हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं और ध्वनि बोलने और सुनने में आती है। वर्ण की बात करते हैं, जबकि ध्वनियों के लिखित रूप को, जो हमारे अनार आम होते हैं ना, ये हम बोलते हैं उसको तो हम ध्वनि कहते हैं। अगर हम इसको लिख रहे हैं, अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये वर्ण बन गया। वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में आता है, ध्यान रखना। अगला है, ध्वनि विज्ञान किसे कहते हैं? ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान का वह विज्ञान है जो ध्वनि विषयक स्वरूप, भेद, अंग, उच्चारण, अवयव, नियम आदि का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, ध्वनि विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान में ध्वनि से क्या आशय है? भाषा विज्ञान में ध्वनि से क्या आशय है? तो भाषा विज्ञान में ध्वनि का सामान्य आशय मानव मुख से निकलने वाली उस वायु से है जो वागेंद्रियों की सहायता से शब्द उत्पन्न करती है, जिसका प्रसार होता है तथा श्रोता आदि के द्वारा ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा और लिपि में क्या समानता है और क्या असमानता है, उल्लेख कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं समानताओं की। भाषा व लिपि दोनों ही अभिव्यक्ति का साधन है। दोनों के लिए ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है। दोनों के लिए जो व्यक्त ध्वनि संकेत है उनका कोई व्यवहार होता है। दोनों ही मानव के भौतिक और आध्यात्मिक विकास में उपयोगी होती हैं। तो ये तो है इन दोनों में समानता, भाषा और लिपि में। अब इनमें असमानता क्या है? भाषा जो है वो उच्चारित ध्वनि संकेतों का स्वरूप है, जबकि लिपि है वो लिखित संकेतों का स्वरूप है। भाषा श्रव्य होने के कारण वर्तमान काल व स्थान की सीमाओं में रहती है, जबकि लिपि है ना वो वर्तमान काल की स्थान सीमा से लेकर के अनंत काल व स्थान तक रह सकती है। इसको कई सालों तक रख सकते हैं हम। भाषा तात्कालिक नाशवान है, भाई बोली गई चीज़ तुरंत खत्म हो जाती है, जबकि लिपि तो अमर है ना। जो आजकल टैप रिकॉर्डर के कारण भाषा भी नाशवान नहीं रही, आजकल रिकॉर्डिंग होने लग गई है। भाषा और लिपि में मानवीय संबंध भी है। आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है साथियों। देखिए, हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, उसकी लिपिगत विशेषताएं बताइए।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला है भाषा और लिपि पर टिप्पणी लिखो और उनमें अंतर संबंध बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे भाषा और लिपि दोनों को अंतर करेंगे, ठीक है। भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का एक सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिसका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से सामने आ जाता है। बात करें लिपि की तो मानव मुख से निकली ध्वनि, प्रत्येक ध्वनि जो अर्थ देती है, मनुष्य की भाषा है। उन्हीं ध्वनि संकेतों, भावों और विचारों को जब रेखाओं, चिन्हों या चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है तो वो लिपि बन जाती है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, देखिएगा। भाषा के सामाजिक पक्ष से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 11वां। लिखित व मौखिक भाषा में क्या अंतर है? अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो मौखिक भाषा विचारों के आदान प्रदान, वाद विवाद में भाषण की भाषा है, जबकि लिखित भाषा में हम कानों से सुने हुए विचारों को लिपिबद्ध कर सकते हैं। मौखिक भाषा के माध्यम से एक युग की साहित्यिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक आदि परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि मौखिक भाषा में ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। किसी भी विषय में किए गए नवीन शोध को लिखित रूप में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, जबकि लिखित मौखिक रूप में ऐसा नहीं होता। मौखिक भाषा में वक्ता व श्रोता का आमने सामने होना अति आवश्यक है, जबकि लिखित रूप में लेखक अपने ज्ञान को लिखकर भी प्रकाशित कर सकता है। लिखित साहित्य वैज्ञानिक उपलब्धियों को एक दूसरे देश वाले भी पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अथवा में कौन सा है, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में क्या अंतर है, इनमें कौन सी चीज़ सामान्य है। ये प्रश्न आपको याद करना है, सीरीज में से निशान लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की भाषा के गुण एवं विशेषताएं। देखेंगे क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है भाषा की, विज्ञान की भाषा के। विज्ञान की भाषा सरल और सार्वभौमिक तथा तार्किक होती है, ये बात सही है। विज्ञान बिना प्रयोगों के काम ही नहीं करता और वो सारी दुनिया में एक जैसी मानी जाती है। विज्ञान की भाषा सुनिश्चित, स्पष्ट और सरल सुबोध होती है। वैज्ञानिक अपनी बात को सरल भाषा में तर्कपूर्ण ढंग से कहते हैं। वे वाक्यों का दोहराव, अनावश्यक विस्तार और क्लिष्ट शब्दजाल से बचते हैं। सहजता, सरलता, सीधे सीधे बात को कहना वैज्ञानिक भाषा का गुण है। विज्ञान की भाषा की एक विशेषता है तार्किकता। हर एक कथन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है साइंस में, ध्यान रखेंगे। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, लिखित भाषा के उद्देश्य और उसके महत्व बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज में मिलेगा आपको ये। अब हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, निबंधात्मक है। 2 प्रश्न इसमें निबंधात्मक आएंगे भाई इस पेपर में। भाषा की प्रकृति और स्वरूप का विस्तार पूर्वक परिचय दीजिए। तो देखेंगे भाषा की उत्पत्ति के मूल में इंसान को उपलब्ध वह प्राकृतिक क्षमता है जिसके उपयोग से वह ध्वनि प्रतीकों की रचना करता है। इन्हीं प्रतीकों का उपयोग अभिव्यक्ति में किया जाता है। भाषा के अस्तित्व में आने वाला पहला कदम ध्वनि प्रतीकों की रचना होती है। भाषा मनुष्य का एक महत्वपूर्ण सृजन है। सामान्यतः भाषा को संप्रेषण के साधन के रूप में देखा जाता है। भाषा अर्जित करने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है, लेकिन भाषा सृजन सायास श्रमिक प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। भाषा को संप्रेषण के रूप में समझने में महत्वपूर्ण भाषा सृजन की प्रक्रियाओं को समझना है, क्योंकि इसी समझ के सारे भाषा की भूमिका और भाषा सीखने के तरीकों को बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है। भाषा के कारण ही मनुष्य उस स्थिति को हासिल कर पाता है जिसमें वह वस्तुओं और प्राणियों की अनुपस्थिति में भी उनके बारे में विचार कर सकता है। भाषा के कारण ही मनुष्य अपने मन की बात किसी और को बता पाता है। भाषा के कारण ही मनुष्य एक दूसरे को छुए बिना उससे मदद मांग सकता है तथा दूसरे की मदद भी कर सकता है। हर भाषा नियमबद्ध होती है। भाषा की प्रकृति और स्वरूप को हम निम्न प्रकार से समझेंगे। किन बिंदुओं से देखेंगे, देखिए। भाषा प्रतीकों की वाचक व्यवस्था के रूप में होती है। भाषा में यादृच्छकता का गुण पाया जाता है। भाषा नियम संचालित व्यवस्था के रूप में होते हैं। भाषा में द्विपक्षीयता का गुण उपस्थित होता है। भाषा में उत्पादकता का गुण पाया जाता है। भाषा में अर्जित संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति नहीं होती।
भाषा में पूर्णता और अपूर्णता दोनों गुण विद्वान होते हैं। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में कौन कौन सी गतिविधियां हम करवाएंगे। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, भाषा और जेंडर के बीच संबंध को समझाइए। व्याकरण में जेंडर के प्रभाव को उदाहरण सहित भी समझाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा और जेंडर के बीच में रिलेशन। भाषा और जेंडर के बीच रिलेशन को समझने के लिए व्याकरण एवं भाषा के समाजशास्त्रियों दोनों पक्षों को खंगालने की आवश्यकता होगी। हमारे समाज में प्रसंग जो है उनकी भरमार है, जो पितृसत्ता के ढांचे को ठोस रूप प्रदान करते हैं। पितृसत्ता एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी संरचना है जिसमें सामाजिक संगठन, राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक मूल्यों का निर्धारण पुरुष के नियंत्रण में होता है। ऐसी सामाजिक संरचना में स्त्री पर पुरुष के प्रभुत्व वर्चस्व के विचार को स्थापित करने के लिए भाषा को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक भाषा का संबंध है, पुरुषों का अपना शब्द भंडार होता है और उसमें पुरुषत्व के गुणों का आना भी स्वाभाविक है। वर्तमान में जेंडर की अवधारणा के अनुसार हमें स्त्रियों के साथ सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना भी चाहिए। बात करेंगे आगे व्याकरण में जेंडर का प्रभाव। यह निश्चित रूप से सत्य कथन है कि व्याकरणिक नियमों को निर्धारित करने वाली प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सोच स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव को बनाने वाली होती है। इसको हम निम्नलिखित उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे भाषा में लिंग का अस्तित्व मानने का एक क्षेत्र है व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण। यद्यपि यह क्षेत्र व्याकरण से बाहर है, व्याकरण में नहीं है। शब्द तो लोक के खेत में स्वतः ही आवश्यकता अनुरूप पैदा हो जाते हैं। व्याकरण का प्रयोग व्यवहार में दिख रहे शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया का विवेचन भरकर देना है, शब्द बनाना नहीं। व्याकरण शब्दों की व्युत्पत्ति की विवेचना भी अब जाकर करने लगा है। प्राचीन काल में उसके लिए अलग संप्रदाय था जिसका नाम निरुक्त था। खैर, आज तो व्युत्पत्ति संप्रदाय व्याकरण का अनिवार्य अंग सा बन गया है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है ये वाला। भाषा, समाज और सत्ता में अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है और ये आपके 14 क्वेश्चन इस पेपर में आपको मिलेंगे। 35 अंकों का ये पेपर होता है पूर्णांक। इसमें आपको पास होने के लिए 14 अंकों की आवश्यकता होती है। 35 का 40% कितना होता है? 14 अंक होते हैं साथियों। 2 घंटे का ये पेपर होता है, ये भी आपको याद रखना। चलिए, ये पहला मॉडल पेपर हुआ इसका और आप बाकी के 3 और बताते हैं। थैंक यू।